तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि अभी तक के वीडियोस में हमने इस चैप्टर के अहम टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की और उससे संबंधित जो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो डिसऑर्डर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिख रखा है अस्थमा। आपने ज़रूर इस वर्ड को सुना ही होगा, अस्थमा। कुछ लोग जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं उनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये अस्थमा होता क्या है? अस्थमा सिंपली एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होता है, यानी कि सांस लेने में क्या हो रहा होता है, डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा होता है। ब्रीथिंग में क्या महसूस हो रहा होता है, डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा होता है। अच्छा, कजिंग, इसकी वजह से क्या कैसे लक्षण नज़र आते हैं? तो व्हीजिंग, यानी कि बार बार जो है व्हीजिंग होना, बार बार जो है आपको खांसी आना, ये हो रहा होता है, व्हीजिंग हो रहा होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। तो सबसे पहला चीज़ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, ब्रीथिंग में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। डिफ़िकल्टी इस कदर हो रही है कि आपको बार बार व्हीजिंग हो रहा है, बार बार आपको खांसी आ रहा है। अच्छा, ये होता क्यों है? तो उसका रीज़न भी यहाँ बताया जा रहा है कि जो ब्रोंकी होता है और जो ब्रोंकियोलेज होते हैं, जो ब्रांचेज होते हैं ब्रोंकी के, उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो सूज जाते हैं। तो जिन भी कारणों से वो सूजे हैं, बहरहाल जब वो सूज जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तभी क्या होता है, अस्थमा उसे कहा जाता है। तो ये था अस्थमा के बारे में। अब एम्फाइजीमा क्या है? एम्फाइजीमा जो है दरअसल एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, यानी कि लंबा एक्सपोजर से लंबे समय तक किसी एक चीज़ को, किसी एक अमल को करने से होने वाला डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इस क्रोनिक डिसऑर्डर में एक्चुअली होता ये है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है एल्वेओलाई का, वो कम हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस घटता कैसे है? जैसे कि सपोज आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज क्या है, एल्वेओलाई है, ये सपोज एल्वेओलाई है, ये भी एल्वेओलाई है, ये भी एल्वेओलाई है। अगर आप इसको टोटल इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये सरफेस एरिया आप कंपैरेटिवली ज़्यादा पाएंगे। लेकिन सपोज इसी जगह पर एक कुछ इस तरीके का आप क्या बना दीजिए, स्ट्रक्चर बना दीजिए, और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या कर दीजिए, इन सेप्टम्स को आप डाइजेस्ट कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है, अब पहले के तुलना में इतने ही जगह पर जितना जो है सरफेस एरिया बन रहा था, उससे कम सरफेस एरिया रह गया। तो ये क्या करता है, जो है एल्वेओलाई के जो सेप्टम्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट कराकर, इसकी वजह से डाइजेशन होता है उन सेप्टम का, और जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे सबसे मेन जो कारण बताया गया है वो है सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि जो स्मोकिंग करता है एक इंसान, उसकी वजह से जो उसके एल्वेओलाई हैं डैमेज होते हैं, उनके सेप्टम्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है डिक्रीज़ हो जाता है और जो है ब्रीथिंग में क्या होता है, दिक्कत होता है, डिफ़िकल्टी होता है। इसके बाद जो तीसरा सबसे अहम चीज़ है जो जानना ज़रूरी है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ताल्लुक़ से और जागरूक होना ज़रूरी है, वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है, ऑक्यूपेशन की वजह से भी कभी कभार क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो जैसे कि ऑक्यूपेशन, कुछ लोग जैसे कि गिट्टी, स्टोन को फोड़ते हैं, गिट्टी को, या फिर किसी कल कारखाने में काम करते हैं या फिर माइंस में काम करते हैं, तो उन पर हमेशा एक जो है डर बना रहता है, वो कुछ ऐसे केमिकल्स को इनहेल करने का जो कि उनको क्या करते हैं, एक लंग एक्सपोजर,
उनके प्रति लंग एक्सपोजर होने से क्या होता है, उनको नुकसान हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ सीरियस लंग डैमेज हो सकता है, फिब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। लंग्स बनाने वाले जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं उनका प्रोलिफरेशन होने लगता है, तो इन्फ्लामेशन होने लगता है। तो ये एक सीरियस लंग डैमेज होता है जिसकी वजह से जो है लंग क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ऐसे लंग एक्सपोजर की वजह से अगर फिब्रोसिस हो जाता है, सीरियस लंग डैमेज हो जाता है और ऑक्यूपेशन की वजह से होता है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहा जाएगा। जैसे कि मिसाल के रूप में न्यूमोकोनियोसिस, ये क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें होता यह है कि जो इंसान कोल माइंस में काम कर रहा होता है वो लगातार जब लंबे समय के लिए जब कोल डस्ट को इनहेल करता है तो उसकी वजह से उसका जो लंग है डैमेज होने लगता है और उस कंडीशन को ही क्या कहते हैं, न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। ऐसे ही जब सिलिका एक इंसान लंबे समय के लिए सिलिका के एक्सपोजर में आता है तो उससे जो बीमारी होती है, उसे जो डिसऑर्डर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सिलिकोसिस कहते हैं। ऐसे ही आस्बेस्टोज एक जो एलिमेंट है, आस्बेस्टोज के जब एक्सपोजर में एक इंसान आता है तो ये जो उसे डिसऑर्डर होता है उसे आस्बेस्टोसिस कहते हैं। ऐसे ही कॉटन फाइबर्स, ये जो रुई होते हैं, कॉटन फाइबर्स होते हैं, अगर ये कोई इंसान है जैसे कि जो गद्दे वगैरह बना रहे होते हैं, ऐसे लोग जो कॉटन की या फिर खेती कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो कॉटन के काफ़ी नज़दीक हैं, कॉटन के खेती कर या फिर कॉटन को बेच कर या फिर किसी भी तरीके से, तो अगर उनका लंग एक्सपोजर होता है तो उससे उनमें क्या हो सकता है, बाइसिनोसिस नाम का एक जो है डिसऑर्डर हो सकता है। और ये सारे डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, लंग एक्सपोजर की वजह से होते हैं, ऑक्यूपेशन की वजह से होते हैं और इनकी वजह से क्या हो जाता है, रिजल्ट में जो डैमेज हो जाता है वो लंग है जो कि सीरियसली डैमेज हो जाता है। फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स में, यानी कि जो फाइब्रस टिश्यूज़ हैं लंग्स के वो क्या हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है, फिर भी अगर कोई चूक रह गई है या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें। अगर कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसी तरह से अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी, इस चैप्टर के बचे इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।